अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर का कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की जानिब मूव करना है, जिसमें हम लोग पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। एवेपोरेशन के अंडर हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हाउ डज एवेपोरेशन टेक प्लेस, यानी कि एवेपोरेशन का मैकेनिज्म क्या है, एवेपोरेशन कैसे हो रहा है। एवेपोरेशन लिक्विड्स में होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है। लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कांस्टेंट मोशन में होते हैं। कांस्टेंट मोशन का मतलब है तमाम मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बाज़ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और बाज़ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी स्लो होती है, लो होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस की जानिब, लिक्विड की सरफेस की जानिब मूव करते हैं और मुमकिन है कि वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स से के साथ जो मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको ब्रेक करके वेपर फेज में चले जाएं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। और एवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर पर होता है। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर पर भी वेपोरेशन हो रही होती है। ठीक है, वेपोरेशन ठंडे टेम्परेचर पे भी हो रही होती है, इवन दो कि वो उसका रेट कम होता है, लेकिन वो होती है। तो लिहाजा हम इवेपोरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स वेपर फेज एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन कूलिंग कैसे पैदा करता है? देखिए हमें पसीना आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर, स्पिरिट, थिनर वगैरह को जब हथेली में डालते हैं या उसको टच करते हैं तो हमें तब भी क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। तो एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। वो कैसे कूलिंग प्रोसेस है, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। होता ये है कि हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में बाज़ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और बाज़ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया है, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस की जानिब पहुंचते हैं और मुमकिन हद तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल यही होता है कि वही मॉलिक्यूल जो होते हैं इवेपोरेट करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब वो सारे मॉलिक्यूल्स वन बाय वन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं। जब कंटेनर में तमाम के तमाम वो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है तो ओवरऑल लिक्विड का यानी कि कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में है, क्योंकि उनका लिक्विड ड्रॉप करता है तो वो अपने टेम्परेचर को रिटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इन्वायरमेंट में से, सराउंडिंग्स में से हीट को या एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और अपने टेम्परेचर को रिस्टोर करते हैं। तो इन टर्न जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं तो सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं। इस तरीके से इवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस होता है। Now we will move towards the factors affecting the rate of evaporation. ये 3 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर, जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास इक्वल क्वांटिटी में वाटर एक कप में रखें और दूसरा हम लोग जो है वो प्लेट में रखें, तो जो प्लेट वाला वाटर है वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है, प्लेट जल्दी खुश्क हो जाती है एज कम्पेयर टू कप। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास कप का और प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो मुख्तलिफ है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेट करेंगे। एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम एवेपोरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एवेपोरेशन सरफेस से होनी है, सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करते हैं, सरफेस को छोड़ते हैं, इसलिए जिस भी कंटेनर का सरफेस ज्यादा होता है वहां से जल्दी वाटर एवेपोरेट करता है या कोई भी लिक्विड जल्दी एवेपोरेट करता है एज कम्पेयर टू जिसका सरफेस एरिया कम होता है। तो पहला हमारे पास फैक्टर है सरफेस एरिया, जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एवेपोरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और वीक भी होती हैं। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास
तीन तरह की हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास डायपोल इंटरैक्शन होती है। दूसरा हमारे पास डायपोल इंटरैक्शन की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और तीसरा हमारे पास होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब किस लिक्विड में कौन सी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, ये फैसला करेगा कि किस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। वो लिक्विड्स जिसमें डायपोल इंटरैक्शन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, उन लिक्विड्स का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं, वो इवेपोरेट नहीं करने देते। तो लिहाजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और वो मॉलिक्यूल जिनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। रिलेटिवली आसानी से मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। अब हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डायपोल इंटरैक्शन रखते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं। जो पोलर टाइप के लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि पोलर कौन से हैं। तो पोलर की कैटेगरीज में स्टूडेंट्स आप लोग ये याद रख लें, क्यों, क्योंकि हमारे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो बाकायदा पोलर और नॉन पोलर को कंपेयर करके कहते हैं कि इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों फर्क है, रीजन बताएं। तो हमें अगर उन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पता होगा उन मॉलिक्यूल्स में, तो हम इजीली उस रीजन को एक्सप्लेन कर सकेंगे। लाइक हमारे पास अगर बात की जाए वाटर की, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से हमारे पास अल्कोहल की, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद होता है। OH ग्रुप जिसमें भी मौजूद होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे ये दोनों तो बाकायदा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास जो डायपोल इंटरैक्शन है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है जो कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है जिसके एक साइड पर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरी साइड पे जो एटम अटैच होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। जैसे कि हमारे पास HCl की हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग HBr की बात करें, HI की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डायपोल इंटरैक्शन पाई जाएगी। H2S की बात करें, देखें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर की तरह का ही है, लेकिन दोनों में फर्क इस वजह से आ गया है कि यहाँ पर नेगेटिव पार्ट सल्फर है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा यहाँ पर सिंपल डायपोल इंटरैक्शन होगी, जबकि वाटर में खास किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल HOH होता है, तो मैंने बताया है कि जिस मॉलिक्यूल में OH होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इनकी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो नॉन पोलर होंगे। लाइक होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल वाले जो लिक्विड्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। जैसे हम लोग ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ब्रोमीन ऐसा लिक्विड है जो कि नॉन पोलर है। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास नॉन पोलर में बहुत बड़ी कैटेगराइजेशन आती है, वो आती है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, और ये नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर होता है उसके अंदर लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। तो हाइड्रोकार्बन में जो हमारी बुक में डिस्कस होते हैं वो आमतौर पे नाम लेते हैं कि गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है हमारे पास? C8H18 ऑक्टेन होता है, ठीक है। तो गैसोलीन जो होता है उसमें लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, वो नॉन पोलर है। फिर हमारे पास ईथर, जो ईथर होते हैं वो भी क्या होते हैं? नॉन पोलर है, और उनमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, यानी कि उनका भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो लो होता है। ठीक, तो ये सारी हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होगी तो हम इजीली उस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे जिसमें वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के तहत क्वेश्चन को पूछते हैं कि किसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और किसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फोर्थ क्वेश्चन को का आंसर करते हैं, जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है। ठीक है, कि क्वेश्चन दिया गया था हमारे पास, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ईथर एंड अल्कोहल। देखिए ईथर और अल्कोहल को यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है। अब ईथर कहाँ पर है मेरे पास? ये मैंने ईथर क्यों एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि उसमें क्या होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। और अल्कोहल को मैंने ये डिस्कस किया है जिसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ऑफ कोर्स अब इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कि अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होंगी? स्ट्रांग है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका डाउन होगा, कम होगा। और ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो लिहाजा इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अल्कोहल में हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। C2H5OH, ये मेरे पास एक इथाइल अल्कोहल मैंने बनाया, ये पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर होता है, पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर होता है। ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होती है अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। ये दूसरा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। तो इथाइल अल्कोहल अगले मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के साथ ये जो फोर्स बना रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। लिहाजा इथाइल अल्कोहल की जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम है। इसके मुकाबले में मैं ईथर की बात करती हूँ। ईथर में हम लोग डाइथाइल ईथर ले लेते हैं। डाइथाइल ईथर होता है C2H5O C2H5, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों जानिब इथाइल ग्रुप होता है, क्या है ये? डाई इथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर, अब देखें इसके में जो फोर्स है वो क्या होगी? वीक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, वो भी लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी। तो लंडन फोर्सेस की वजह से इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि लंडन फोर्सेस वीक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है, हमने देखना है। जब भी हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा करने से हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है इस पॉइंट को। थ्योरी कहती है कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा अगर किसी भी मैटर का की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना के बैठा हुआ है वो फोर्स वीक हो जाएगी, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जब वो सेपरेट होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द
टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास क्या आंसर बनता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज और वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करता है। इसका बहुत जनरल कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि सर्दियों में कपड़े जो हैं वो देर से खुश्क होते हैं और गर्मियों में बड़ी आसानी से जल्दी से क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समर के सीजन में इन्वायरमेंट सराउंडिंग गर्म होती है, तो कपड़े एवापोरेशन का रेट बहुत तेज होता है, कपड़े फौरन से खुश्क हो जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, टेम्परेचर कम होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक नहीं होती और कपड़े जो एवापोरेशन का रेट बहुत स्लो होता है, जिससे कपड़े जो होते हैं वो देर से खुश्क होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एवेपोरेशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने मेजरली 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि एवेपोरेशन कैसे होती है, एवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करती है, एवेपोरेशन के रेट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फोर्थ वन हम लोगों ने एक्सरसाइज से पिक किया कि एक्सरसाइज में दिया हुआ था कि ईथर और अल्कोहल में से किसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा है और क्यों है, विद रेफरेंस टू हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसको एक्सप्लेन करना था। स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन और मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।